presenting Sonu Sood in a Heart to Heart with Gurudev Shri Shri Ravi Shankar. नमस्कार गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस साल का बहुत ही स्पेशल दिन है। जब बोल रहे थे कि इस साल में सब चीज़ें उल्टी-पुल्टी हो रही हैं, कुछ संभल नहीं पा रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे इस साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन है जब मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और बहुत सारे सवाल थे मेरे, जवाब बहुत सारे क्वेश्चन थे, पर अचानक जैसे बोलते हैं ना कि आपके सामने जब खुद साक्षात भगवान प्रकट होते हैं तो सब आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं और नए सवाल आ जाते हैं। तो बहुत बहुत गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया आपके सामने आज बैठने का। गुरुदेव जी, मैं एक चीज हमेशा पूछना चाहता था कि मैं जब मुंबई आया था तो बहुत सारे गोल्स लेकर आया था। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और सोचा कि बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर, बहुत सारे गोल्स हैं। और जैसे जैसे आप अपने गोल्स के करीब आना शुरू करते हैं तो फिर लगता है कि और जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रखनी चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। कोशिश करता हूँ काफी करने का, लेकिन कैसे इसको बरकरार रखें, जोड़कर रखें कि उसके लिए कोई टिप्स की, वैसा ही जो ज़ील है अपने गोल्स तक पहुंचने की, चाहे आप कितना भी अचीव करें, वो ज़ील बनी रहे, वो कैसे पॉसिबल है गुरुदेव जी? दो बात है। एक तो अपना एक गोल लेके चलते हैं, जब लगता है गोल बहुत आसानी से हम हासिल कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तब कोई नए गोल सामने आने लगता है, तो फिर जो उससे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है उसके और फिर अपना चलते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा इसमें ये जो गोल है ना, इसको कंप्लीट करके फिर उस पर भी नज़र रखते रहें, तो वो अपना कमिटमेंट से हो ही जाता है। उसमें जैसे मन मन में ना एक कोई ख्याल आता है आपको, मुझे दिल्ली जाना है, वो ख्याल आपको अपने आप ले जाता है। इट पुशेस यू टुवर्ड्स इट, राइट। आप एयरपोर्ट जाओगे, फिर टिकट लोगे, सब कुछ हमारे एक संकल्प से शुरू होता है। इसलिए अपना संकल्प को हमें मजबूत करते रहना चाहिए रोज रोज। बिल्कुल गुरुदेव जी, मुझे याद है कि जब मैं नया-नया मुंबई आया, मुझे लगा कि अगर मैं 4-5 फ़िल्म्स कर लूँगा ना तो वो जो मुंबई आना सफल हो जाएगा। फिर 4-5 से और 4-5 बनिए, करीबन अभी 100 फ़िल्में करने के बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे कल ही मुंबई आया और अभी और भी गोल्स हैं उसे प्राप्त करना है। वही आपने जैसे बोला कि सफ़र खत्म नहीं होना चाहिए, आपको चलते रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वो हाँ बहुत ज़रूरी है हाँ। ना गुरुदेव। क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, काफ़ी समय से फ़िटनेस के अंदर भी हूँ। बहुत दफ़ा योगा भी मैंने ट्राई किया, पर कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं फ़ोकस शायद उतना नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे ज़ोन के अंदर नहीं है। तो कैसे आप बताएँगे कि योगा जो है वो बॉडी बिल्डिंग में कैसे हेल्प करता है या किस तरह चैनलाइज़ करता है आपके थॉट्स को? देखो, बॉडी बिल्डिंग में मेनली हमारा मसल्स डेवलप होते हैं। मैं भी करता हूँ, थोड़ी देर एक्सरसाइज करता हूँ, जिम में वेट लिफ्टिंग करता हूँ, थोड़ी देर करता हूँ। यह आवश्यक है, ज़रूरी है। मगर योगा में क्या होता है, हमारे 7 जो सिस्टम्स है, सातों सिस्टम को ये मजबूत करता है। नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम बॉडी का, इस सभी सिस्टम में योगा का असर है। तो इसलिए योगा करने से आपको लगता है कि फिटनेस भी लगेगी और माइंड में भी एक फ्रेशनेस आपको महसूस होने लगेगा। बिल्कुल गुरुदेव, मैं हमेशा कई बार आप वही एक्सरसाइजेस करते हैं, आप कई बार बोर भी हो जाते हैं, पर मैं जब कई बार योगा शुरू करता था तो मुझे एक ऐसा लगता था कि जो आपके अंदर पहले दिन जब आप वर्कआउट करने जाते हैं जो एक्साइटमेंट रहती है वैसी रहती है, और फिर मैं छोड़ देता था। पर मैं अभी कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलरली उसको अपनी एक रूटीन का हिस्सा बनाऊं, ताकि वो एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहे मेरी, वापस जिम में जाने की या वर्कआउट करने की बनी रहे। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा गुरुदेव जी। आपको देखो, वर्कआउट हो, योगा हो या कोई भी प्रैक्टिस हो, अकेले करने से बेहतर होगा किसी एक के साथ, एक दो लोगों के साथ मिल के करने से। तो उस वक्त जो है ना, वी गेट दैट लीप इनटू दैट। अपना जो लेजीनेस से बाहर आने के लिए कोई तो हमको हेल्प करेंगे।
नहीं तो क्या होता है, अकेले करने में मन नहीं लगता प्राणायाम या शुरू-शुरू में मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं ग्रुप साधना को एनकरेज करता हूँ। ग्रुप में करिए 3, 4, 10। जिम में भी यही होता है, जिम में जब कोई साथ में करते हैं तो आप कुछ ज़्यादा करते हो, अकेले करते हो तो ऐसा करके निकल जाते हैं। बोर हो जाते हो, सही बात, बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव सही बोले। गुरुदेव जी, एक बड़ा मैं ना हमेशा हमारी मुझे लगता है कि जो हमारी जनरेशन, वो एक ऐसी जनरेशन है जिसने समय देखा बिना टेक्नोलॉजी का, और फिर टेक्नोलॉजी भी आई। हम अपने माता-पिता के साथ बहुत समय बिताते थे, बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, अपनी बातें सुनाते थे। फिर वो टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल आए, सब व्यस्त हो गए गेम्स खेलने में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब में। और मैं देखता हूँ कि आजकल की जो नई जनरेशन, जो हमारे बच्चे भी हैं, दे आर वेरी अटैच्ड टू अस। पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर उनके पास कुछ करने को ना हो, तो वो आएँगे, 5 मिनट बैठेंगे, फिर बोलेंगे, "अच्छा, हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में।" फिर वो खेलना शुरू करेंगे। हम कभी बोर नहीं होते थे अपने माता-पिता के साथ। हम लोग कभी समय ही समय रहता था, घंटों बैठे रहो, चाहे कुछ भी नहीं बात जो बोलते हैं कि वो जो साइलेंस होता था अपने सही। माता-पिता के साथ, उसमें भी बहुत सारी बातें होती थी। अगर वो भी चुप बैठे हैं, हम भी चुप बैठे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बातें आपस में हो जाती थी, रिश्ते जुड़ जाते थे, दिल की बातें हो जाती थी। पर आजकल की जो जनरेशन है, वो अगर आपके पास 5 बैठेंगे, आप उन्हें बोलेंगे, "आइए मेरे पास बैठिए।" कहेंगे, "हाँ जी, बताइए क्या करें?" आप 5 मिनट उनसे बातें करेंगे, "अच्छा हो गया, अभी जाते हैं हम लोग।" तो ये हर जनरेशन आज की जनरेशन है, तो ये कैसे जो स्पीड है, जो भाग-दौड़ है दुनिया की लगी हुई है, जो टेक्नोलॉजी को पकड़ने की रफ्तार है, या टेक्नोलॉजी को के साथ चलने की रफ्तार है, उसको कैसे थामें? कैसे हम अपने बच्चों को या आने वाली जनरेशन को समझाएँ कि इसके परे भी एक दुनिया है, इसके परे भी एक रिश्ते हैं? सही बात है। ये जब वर्चुअल दुनिया में डूब जाते हैं बच्चे, तो इससे थोड़ा नुकसान भी होता है, उनके नर्वस सिस्टम में भी अटेंशन डिफिशिएंसी भी आने लगता है इनमें। इसीलिए जो है ना, जहाँ पर कैलिफोर्निया में जहाँ पर ये सब कंपनियां हैं, टेक कंपनीज है, टेक कंपनी के जो लोग हैं वहाँ, वो लोग बच्चों को महीने में हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन ही इन चीज़ों के साथ खेलने देते हैं। ऐसा हमने सुना कि वहाँ उन लोगों ने कंप्लीटली इसको बैन कर दिया अपने बच्चों के लिए। हिंदुस्तान में अपना ये नहीं कर सकते, मगर फिर भी उनका टाइम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हम। अब देखो, आज ही सुबह मुझे ये फ़ोन आया, शिमला में एक लड़की, वो इतना नेट में इतना ज़्यादा बिज़ी थी, अब उसका ब्रेन एक तरह के स्टक हो गया। बोलते हैं कि शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल, सिर्फ आंखें हिलाती है थोड़ी बहुत, थोड़ा सा हाथ हिलाती है बस, और बॉडी पूरा फ्रीज सा हो गया। तो नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर करता ही है ये, कि वो रेडिएशन होता है ना, फिर वो पूरा। तो हमें बहुत आवश्यक है बच्चों को टाइम लिमिट करें इसके लिए। बोले कि देखो, तुम 8 से 9 बजे तक सिर्फ कर सकते हो, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, बाकी टाइम लोगों के साथ बिताएं, लड़कों बच्चों से खेलें और बच्चों से खेलें और बात करें। ये वर्चुअल वर्ल्ड का टाइम जब तक हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, जो बड़े होते होते वो परेशान होते जाएंगे। ये तो आजकल ऐसा लग रहा है बहुत आवश्यक है हम लोगों को करने का। बिल्कुल। गुरुदेव जी, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, जब मैं मुंबई आया था, तो काम तो उतना था नहीं। शुरुआत करनी थी हर रोज़, पता नहीं था कहाँ से फ़ोन आएगा, ऑफ़िस से फ़ोन आएगा या नहीं आएगा। Still we always used to wait for that one call. I had a pager at that time, so that when the pager is going to beep and says, "Oh, okay, you have to come to this office for an audition," and I used to rush on my motorbike, जाते थे, ऑडिशन देते थे, वहाँ पे कई बार 50-100 लोग खड़े होते थे, और वो आप 2 घंटे वेट करते थे, फिर आपको बोलते थे, "अरे नहीं, आपका जो लुक है, जो आपकी हाइट है, बॉडी है, वो कैरेक्टर में सूट नहीं करती, आप रहने दीजिए ऑडिशन के लिए।" और हमें लगता था कि हम उस पहले तो उस कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, कब बजेगा। फिर हम लोग इतनी दूर आए, फिर हमने ऑडिशन देने के लिए आए। एटलीस्ट अगर वो 1 मिनट का ऑडिशन ले लेता, तो क्या फ़र्क पड़ता? और उसने आपको वहीं पे वहीं रिजेक्ट कर दिया। फिर हम जब अकेले बैठते थे, तो हम अपने आप से सवाल पूछते थे कि क्या हमने सही किया इस प्रोफ़ेशन में आके? भैया, तुम इंजीनियर तो बन गए हो, whether you did the right thing of getting into this insecure field of being an actor, is it right or not? तो आई फील कि सर, जितना गुरुदेव, जितना आप अकेले समय बिताते हो,
तब आप अपने आप से कनेक्शन जोड़ना शुरू करते हो, आप खुद अपने आप से सवाल करते हो, खुद उन जवाबों का क्वेश्चंस का आंसर देते हो। बट विद द न्यूअर जनरेशन आई फील व्हेन आई टेल माय किड्स और माय कजिन्स कि ट्राई स्पेंडिंग टाइम अलोन विदाउट डूइंग एनीथिंग। You can keep your phones aside, you can keep your televisions off, just sit when you're alone. That's the time you connect with yourself and you'll get answers to what you want to do in life. ये सही है गुरुदेव? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखो, जब अपने आप से बैठते हैं, अपने आप में थोड़ी देर बैठते हैं हम, तभी क्रिएटिविटी बढ़ती है। आपको कोई नया स्टोरी लिखना हो या गीत लिखना हो, तो आप भीड़ में बैठ के तो नहीं कर सकते। ऐसे ना कोई आर्टिस्ट ना कोई साइंटिस्ट अपना टैलेंट को बाहर लाने के लिए भीड़ में नहीं कर सकता है। उनको सॉलिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। सॉलिट्यूड में ही जो है ना नए नए विचार आते हैं और क्रिएटिविटी बढ़ती है। उसके लिए थोड़ी थोड़ी देर लोगों को अपने साथ में बैठना पड़ेगा, अपने आप में बैठना पड़ेगा। यही ये लॉकडाउन का एक और बेनिफिट ये हुआ, लोगों को क्रिएटिव होने के लिए एक बड़ा मौका मिल गया। इतने सारे लोग जो कभी कोई कविता नहीं लिखे, कोई प्रोस नहीं लिखे, वो लोग ये सब लिखने लग गए। और सीखने के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। किसी को कुछ सीखना हो, गिटार सीखना हो, सितार सीखना हो कि तबला सीखना हो, for learning and creativity, solitude is essential. I would say this is a very good opportunity for people to do paintings, to learn some new skills. इसमें यूज़ करना आवश्यक है और बैलेंस करना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल सबसे कट ऑफ होके सिर्फ अपने में ही बैठे रहते हैं, and they start feeling lonely and then they get depressed. ये भी नहीं ठीक है। तो लाइफ में ये जो बैलेंस है ना, और सम पीपल फील सो अनकम्फर्टेबल बीइंग इन भीड़, तो ज़्यादा लोगों के बीच में रहने से उनको वो तिलमिला जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो हमें मध्य मार्ग में चलना चाहिए। भीड़ में भी कंफर्टेबल रहना चाहिए, अकेले बैठ के भी यू शुड फील कंफर्टेबल। मैं गुरुदेव जी किसी का एक्सटेंशन था सवाल का कि हमारी जिंदगी में एम्बिशंस बहुत होती हैं। हम लोग जब आते हैं सपने बहुत बड़े होते हैं। वो जो एक्सटर्नल अचीवमेंट्स होती हैं, चाहे आप इस स्तर के एक्टर हो या उस स्तर के एक्टर हो, उन एक्सटर्नल अचीवमेंट्स के पीछे आप भागना शुरू करते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो इंटरनल जो रियलिटी है, जो आपके अंदर की जो आत्मा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उन्हें हार्म करते हो। आप तो ऐसे बहुत सारे हम समय में रहते हैं, हम उन लोगों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं जिन्हें शायद आप अंदर से आप उनके साथ बैठना भी नहीं चाहते, आप उनके साथ समय भी नहीं बिताना चाहते, लेकिन आप एक फॉल्स रियलिटी के अंदर आ गए हैं, उस दायरे में आ गए जहां आपको रियलाइजेशन तो है कि आप फॉल्स रियलिटी में हैं, लेकिन आप थोड़ा समय और बिताना चाहते हैं कि शायद यही दुनिया है सर्वाइव करने के लिए। ये सही है गुरुजी के आपको छोड़ देना चाहिए कि यार मैं ये हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि मैं इनको प्लीज कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, अगर मुझे पसंद करेंगे तो ऐसे करेंगे, नहीं तो जहाँ जो मैं जिंदगी में अचीव कर पाया वही मेरे गोल्स है, वही मेरी एम्बिशंस है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये सोनू, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो दूसरों को हमेशा प्लीज़ करने में ही लगे रहते हैं और वो अंदर से कमज़ोर होते जाते हैं, और दूसरी तरफ के लोग सिर्फ खुद को ही प्लीज़ करने बैठे रहते हैं। उनका जो है लकीर के फ़कीर, जैसे मैं कहता हूँ वैसे सब चलना चाहिए, इस तरह ज़िद्दी होते हैं, अड़ियल हो जाते हैं। अड़ियल का भी चलेगा नहीं, और जो हमेशा दूसरों के चापलूसी करते रहते हैं, इनका भी नहीं चलेगा। ये एक मध्यम मार्ग है जिसको मैं कहता हूँ स्किलफुलनेस, कुशलता। कुशलता में क्या है, आप अपने में स्थिर हो, आप अपने में मजबूत हो। बट क्या करें, समाज में मूर्ख तो बहुत हैं और मूर्खों के बीच में काम तो करना ही है, इन सबको साथ में लेके चलना ही है। तब थोड़ा बहुत उनको भी ये जान के, अपनी विशालता जानकर
मूर्खों की बात भी सुन लिया, उनकी बात भी कभी सहमत भी हो लिया, तो कोई हर्ज नहीं है। क्यों? मूर्ख को कभी थपथपाओ दोगे तो वो अच्छा काम भी कर बैठता है कभी। कर बैठते हैं, सही बोलते हैं आप, बहुत सही बोलते कभी मूर्खों को ये कह अरे तुम मूर्ख बोलने से वो कुछ नहीं करेगा, मगर उसको थोड़ा सा बोला अरे तुम बड़े अच्छे हो तो चलो तुम करो कुछ काम, तो वो काम भी कर बैठता है। तो इसलिए यही तो कहते कुशलता, और ये कुशलता अध्यात्म से प्राप्त होता है। डिप्लोमेसी और कुशलता जो है लाइफ में चाहिए चाहिए, इससे समाज में आपकी प्रगति होती है। और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी हमें चाहिए, उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इफ़ वी आर नॉट ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ, टू आवर ओन फीलिंग्स, वी कैन नॉट ब्लॉसम इन लाइफ। जीवन में किसी को खिलना हो तो प्रामाणिकता की आवश्यकता है, और समाज में खिलना हो सिर्फ ये कहते जाए मैं बहुत प्रामाणिक हूँ जी, फिर मैं सबके साथ मैं काम नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाता है, ये सब नहीं चलेगा। समाज में आपको कुशलता के साथ व्यवहार करनी पड़ती है। तो हमारे देश में, देश का ये देन है, वेदांत में हमारे जो पुरातन ज्ञान में ये हमेशा कहते थे व्यवहारिक कुशलता, आध्यात्मिक उन्नति, ये दोनों साथ में चलना चाहिए। हाँ, और जब सिर्फ बाहर की कुशलता हो और भीतर खोखलापन हो तो वो बहुत जल्दी लोग उनको पहचान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति का ना कोई सम्मान होता है, ना कोई उनसे कोई रिश्ता रखना पसंद करते हैं। तो देखते हैं अरे ये तो बड़ा खोखला आदमी है, मगर भीतर एक सॉलिड हो, आप अंदर से आप इतने मजबूत हो और बाहर आप मधुर भी हो व्यवहार में, तो आपका काम बढ़िया चल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, दो तरह की खुशी होती है सोनू। एक तो आपको जब कुछ मिलता है तो आप खुश हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, जब भी आप कुछ प्राप्त करते हो, वो एक। दूसरा है, उससे बेहतर खुशी ये है जब आप कुछ देते हो। अब देखो, आप अभी जो आपने माइग्रेंट वर्कर्स के साथ आपने इतना काम किया, कितने लाखों लोगों को अपना घर तक पहुंचाया, ये जो आपने दिया है ना पब्लिक को, उससे आपको कितना खुशी मिली है ना, एक तरह की सेटिस्फैक्शन। वो आप 100 नहीं 200 500 फिल्म एक्ट करने पर भी वो खुशी नहीं मिलेगी। ये जो एक खुशी मिली आपको, जो आप लोगों को राहत पहुंचाने में मिला है, वो सही है। यही मैच्योर आनंद के ओर लोग चलना चाहिए। अब घर में भी आपकी नानी है, दादी माँ हैं, जब बच्चे घर पे आते हैं तो वो इतने तरह के व्यंजन बना के सबको खिलाती हैं, तब उनकी खुशी देखो कितना होती है। जब वो अकेले होती है तो ये सब नहीं, चाय और एक बिस्कुट, एक रोटी और एक चाय से काम चला लेगी, है ना। सही सही। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गुरुदेव जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं जो मुझे लास्ट 3 महीने में जो एक्सपीरियंस हुआ है इन लोगों को भेजने का, इन लोगों से जुड़ने का, मुझे लगता है कि अब मेरा हर परिवार जो है वो कोई ओडिशा में है, कोई उत्तराखंड में है, कोई बैंगलोर में है, कोई असम में है। मैं उनको कभी जानता नहीं था, बहुत से लोगों से मैं कभी मिला भी नहीं, बहुत से लोगों की सिर्फ आवाजें सुनी। जब मैंने इन माइग्रेंट्स को चलते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये माइग्रेंट्स के बच्चे जिनको साथ जा रहे हैं, उन्होंने अपने माता पिता ने सबको झूठ बोला होगा कि अपने बच्चों को कि अपना घर कितना भी 1 घंटा चलेंगे आ जाएगा वापस, पर वो ये सच नहीं बता रहे कि हम इनको 500 किलोमीटर, हम इनको 1000 किलोमीटर चलवा के लेके जा रहे हैं। और वो बच्चा जब जाता है कहीं रास्ते में, उसको पुलिस वाले परेशान करते हैं, कभी उसको खाना नहीं मिलता, तो वो बच्चा उसी यादों के साथ बड़ा होगा। यही पूछना चाह रहा था कि जो आज आपको इतने लोग सुन रहे होंगे, जो बच्चे जो बड़े होंगे या पेरेंट्स होंगे, उन्हें क्या एक अपने आप को विश्वास देना चाहिए कि मुश्किलें जरूर आई लेकिन वापस ये सिर्फ दुनिया की रियलिटी नहीं है, सत्य है। हम बड़े होंगे तो हम अच्छी मेमोरीज के साथ बड़े होंगे। जब तीर को आगे चलाना हो तो उसको पीछे खींचते हैं। तो इसी तरह से अभी जो एक समस्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो आगे जो है ना, भारत में बहुत कुछ हम कर सकते हैं।
अब देखो कितने सारे इंडस्ट्री वापस हिंदुस्तान आने लग गए हैं, और जो बाहर के विदेशों के भी वो लोग इंडिया की ओर देख रहे हैं। इसलिए अपना फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, इस पर आप शंका बिल्कुल मत करो। ये मैं कहूँगा उनको कि यह समय है, एक एक ऐसा एक खाई है, इस खाई को हम लांघ के आगे निकल जाएंगे और बढ़िया ही होगा। ये भरोसा मैं सबको देते आया हूँ कि आप इससे ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया जीवन का। जी जी, हाँ। नहीं बहुत अच्छा गुरुदेव जी। मैं एक और मैं कहीं में से मिस ना हो जाए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो किसी को पता नहीं था कि क्या करें, कैसे मदद करें, बाहर जा नहीं सकते, लोगों तक पहुंच नहीं सकते, ये मालूम नहीं कि किसको आपकी कितनी ज़रूरत है। मुझे याद है कि मैं उस समय मुझे पहली दफ़ा पता चला था कि आपके यहाँ से करोड़ों लोगों को करीबन 8 करोड़ लोगों को खाना दिया गया है और दिया जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है। तो मैं पूछ रहा मैं अपने मेरे माइंड में सवाल आ रहा था कि कैसे पहुंचूं मैं लोगों तक। चलो मैं 100-200 लोगों से शुरू करता हूँ, फिर 300 तक पहुंचूंगा। और मैंने शुरू किया, मुझे याद है मैंने पहली दफा 250 लोग थे जिनको मैंने यहाँ पे पास में मेरे ड्राइवर रहते हैं उनकी बस्ती में खाना दिया। फिर वो 250 से बढ़ता बढ़ता एक महीने में हम लोग 45,000 लोगों तक पहुंच गए। और आज भी मैं करीबन हम लोग 3 महीने से उन 45,000 लोगों को हर रोज खाना दे रहे हैं। शेल्टर होम्स में है, अलग अलग जगह पे हैं। पर मैं आपसे ये मेरा सवाल था कि जब आप मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैंने इतने लोगों तक पहुंच पाया। आप सोचिए कि जब आप 8-9 करोड़ लोगों तक एक उनकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, आप उन तक राशन पहुंचता है, खाना पहुंचता है, और वो लोग हर लोग इंतजार करते हैं कि आज फिर हमारी जो जिंदगी है वापस एक मील हमें मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ कैसे पॉसिबल होता है? कहाँ से वो लोग जुड़ते हैं? कैसे आप पहुंचते हैं? मुझे मैं आई वुड लाइक टू बी कि मैं उस कुछ 0% उसका हिस्सा बन पाऊं कि मैं भी इतने लोगों तक, उनके घरों तक, उनकी जिंदगी तक पहुंच पाऊं। आप तो उसके हिस्से हो ही, अभी तो आप तो कर ही रहे हो, इतना अच्छा आप कर रहे हो। नहीं, ऐसे ही जब दिल खिलता है तब काम बढ़ जाता है अपने आप, और सब लोग जुड़ने लगते हैं, काम बढ़ता है, लोग जुड़ते हैं और सबके दिल भी खिलने लगते हैं उस वक्त। तो ये इसी को हम आध्यात्मिक पथ कहते हैं, जिसमें कोई पराया ना लगे, सब अपने लगने लगे, सबके भीतर वही नूर दिखने लगे। हम सब एक ही नूर से बने हैं सारे के सारे। तो ये भाव हमारे भीतर जागते ही सब हमको अपने लगते हैं, उनको भी हम अपने लगने लगते हैं। दुनिया में इतने जगह हम गए हैं और वो सब जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ लोग हमको अपना मानते हैं। मुझे भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई पराया देश में आया हूँ, कोई फॉरेन कंट्री में आया हूँ, और उनको भी ऐसा नहीं लगा मैं फॉरेनर हूँ। तो एक एक तरह का वननेस उनको भी महसूस होता रहा। जब हमारे मन में हम ऐसा, जो हम लोगों को प्यार देते हैं वो 10 गुना लौट के हमारे पास आ जाता है। तो हमेशा ये लॉ है, ऐसा नेचुरल लॉ है, जो हम जैसा बीज बोते हैं, एक बीज बोते हैं तो वही बीज 100 बन के हमारे पास आ जाता है ना, 100 बीज बन जाता है एक से। ऐसा ही है, अपना भाव जैसा है वैसा भव है, माने दुनिया। सब भाव पर भव निर्भर करता है। तो भाव की शुद्धि रखो, मैं यही कहता हूँ, भाव की शुद्धि रखो। और समाज एक चुनौती है इसके लिए। आप जितने शुद्ध भाव से रहोगे तो 20 तरह की समस्याएं आएगी, बातें सुननी पड़ेगी। आप अच्छा काम करने जाओगे, उसको उस पर आलोचना करने वाले बहुत होंगे, कोई कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाएंगे, ये सब होता है। और आपसे मदद लेके भी लोग आपको गाली देने वाले भी मिलेंगे समाज में, ये सब। मगर इन सब से ऊपर उठने के लिए यदि कोई चीज़ हमको मदद करती है तो वो अध्यात्म, वो ध्यान। यदि कोई चीज़ हमको मदद करता है तो वो अध्यात्म। तो वो थोड़ी थोड़ी देर बैठ के हमें ध्यान कर लेना चाहिए। क्रिया, एक सुदर्शन क्रिया, इससे लाखों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया। क्यों?
ना घर में ना स्कूल में हमको किसी ने ये नहीं सिखाया, जब डाउन फील करते हैं या नेगेटिविटी आती है मन में, इससे निकले कैसे, है ना? किसी ने ये बताया नहीं, सिखाया नहीं। अभी जेलसी किसी को महसूस हो रही है और वो ईर्ष्या से बाहर कैसे आए, किसी ने नहीं सिखाया। या इतना गुस्सा है मन में और वो गुस्से से निकले कैसे, ये नहीं बताया। यहाँ पर ये जो क्रियाएं हैं और मेडिटेशन जो है बहुत काम आ जाता है। इससे लोग अपने आप को संभाल पाते हैं, मन प्रफुल्लित रहता है और उत्साह बना रहता दिन भर। जी, बहुत अच्छा गुरुदेव जी। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जैसे मैं आपसे इंस्पायर हुआ और मैंने शुरू किया लोगों तक पहुँचना करना, मुझसे कुछ लोग इंस्पायर होंगे, उन्होंने भी अपने लेवल पे एक बोलते हैं कि जब न्यूक्लियस से वो एनर्जी मिलती है, उससे वो स्प्रेड होता है। और मैं हमेशा यही कहूँगा कि ऐसे ही आप करते रहे और हमें भी जो सेवा हम लोग करते हैं, मैं हमेशा गुरुदेव जी हमेशा एक चीज़ पूछना चाहता था कि हम लोग बोलते हैं कि हम सेवा करते हैं, बहुत बड़ा रोल है सेवा का, इट्स वेरी बिग रोल, पर एक्चुअली जो सच्ची सेवा है वो है क्या? क्या है वो सच्ची सेवा? सेवा माने बीइंग अवेलेबल। अभी किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अवेलेबल है, इतना ही है। और जो हमसे हो सकता है वही अपनी सेवा है। मान लो कोई कहे कि आपको कि आप डॉक्टर का काम करो, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, माफ़ करो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जो आपसे हो सकता है वही सेवा है। स इवा, यही सा माने उसके जैसे करना ही सेवा है। वह कौन है? परमात्मा, ईश्वर हमको सब कुछ दे रहा है, बदले में कुछ नहीं चाह रहा है। ऐसे ही हम करें, बदले में हम कुछ भी ना चाहें और जो हमसे हो सकता है वो दूसरों के लिए करते जाएं, यही सेवा है। और इससे ज़रूर तृप्ति मिलती है, एक तरह की आत्म तृप्ति, संतुष्टि, ये सब हमको मिलने लगती है। बहुत अच्छा गुरुदेव जी। मैं गुरुदेव जी ये भी रियलाइज़ किया कि इमोशंस का एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आता है, बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं आपके अंदर। आप कई बार बहुत आपने बड़ा अचीव किया, फ़िल्म बहुत बड़ी हुई तो आप बहुत खुश होते हैं। फ़िल्म नहीं चली तो आप एकदम डाउन फ़ील करते हैं, आपके इमोशंस जो होती हैं एकदम गिर जाते हैं। तो इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि आप इसे हैंडल कर पाएँ और उस दौर से निकलकर आप एक नॉर्मल सिचुएशन में वापस आ पाएँ? कैसे हैंडल हो सकता है? इसमें यही सोचना है। देखो यहाँ सक्सेस मिलने पर भी आदमी मरता है, फेल्यूर मिल के भी मर जाता है और नाम कमा के भी मर जाता है और अनामी होके भी, जिसका कोई नाम नहीं है कुछ नहीं, इनफेमस भी मर जाते हैं, सब मरते हैं यहाँ। थोड़ा सा भी इस सत्य के प्रति हम सजग हो जाएं, हमें कोई चीज़ हिलाएगी नहीं। और ये भी देखना चाहिए, आप एक कोई भी जाग के अभी इसी वक्त जाग के देखें, इस वक्त तक जो कुछ भी जीवन में हुआ, कभी कुछ सक्सेस हुआ, फेल्यूर हुआ, उतार चढ़ाव आया, ये सब कुछ भी टिका नहीं है भाई, सब चला गया। ये सब एक सपना जैसा लगेगा इस वक्त आप देखोगे तो। इसी तरह से अपना फ्यूचर भी, और 10-20 साल जो भी आपने प्राप्त किया, करना है कर लिया, नहीं किया नहीं किया, फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, वो भी एक सपना सा लगने लगेगा। जब पूरा जीवन एक सपना लगने लगे हमको, तब हमारे भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी, तो जो आपको कोई हिला ही नहीं सकेंगे। यही है वेदांत। वेदांत माने क्या? इतना जान लो, मृत्यु निश्चित है, मरेंगे ही है, हंसते हंसते मरेंगे रोते रोते आए, हंसते हंसते मरेंगे। और पूरा जीवन, जीवन में जो भी इवेंट्स हुए, इंसिडेंट्स हुए, रिश्ते बने, रिश्ते बिगड़े, ये सब एक सपना जैसा है। जब ये बात समझ में आ जाती है, एक झलक भी इसका मिल जाए,
तो काफ़ी स्थिरता हमारे भीतर आने लग जाती है। जब हम स्थिर हो जाते हैं अपने अंदर, एक स्ट्रेंथ महसूस करने लगते हैं, तो बाकी हँसते हँसते सब हम निभा लेंगे। ये बहुत ज़रूरी था जानना। मैं हमेशा मेरे माइंड में सवाल रहते थे, पर जो आपने इनलाइटन किया है, मैं हमेशा इसको याद रखूंगा सर, अपने नोट करके रखूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। क्योंकि मैं हमेशा एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहता था कि जब मैं इन माइग्रेंट्स को भेजना शुरू किया, तो मुझे कोई तरीका नहीं पता था, कोई प्रोसेस नहीं पता था। स्टेट गवर्नमेंट्स के बॉर्डर्स सील थे, परमिशंस नहीं मिल रही थी, लोग फंसे हुए थे। तो मैंने परमिशंस लेनी शुरू की। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे दोस्त सब मेरी टीम का हिस्सा बने कि तू गोरखपुर संभाल, तू कर्नाटका संभाल, तू यूपी संभाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड सब संभालो। तो सब करने लगे, परमिशंस मैनेजमेंट सब करने लगे। उसमें प्रॉब्लम्स ही बड़ी आई, तकलीफें आई। मैं ये देखना चाहता था सर कि आपने जैसे जो आर्ट ऑफ लिविंग है उसको इतना बड़ा बनाया, इतना दुनिया में हर एक के, मैं कहता हूँ कि सोल का हिस्सा बन चुके हैं। आपको भी बड़ी तकलीफें आई होंगी, आपको भी एक कैसे आपने हैंडल किया इन सब चीजों को, जो बोलते हैं रोड ब्लॉक्स या जो डिवाइडर्स है, उनको कैसे आप पार करते करते आज आप वहां तक पहुंचा पाए लोगों तक, ये बात है। वो बहुत इंटरेस्टिंग, हम यूजुअली कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में देर इज़ नॉट ए डल मोमेंट। हम कहते हैं नॉट ए डल मोमेंट, एवरी डे देर इज सम थ्रिल, एवरी डे देर इज समथिंग हैपनिंग समवेयर। चैलेंजेस तो यहाँ बहुत सारे आए हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं, बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं। वो सब हम बताते जाएंगे तो वो एक पूरा किताब ही लिख सकते हैं, आई मीन मूवी बना सकते हैं इसका, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। जी जी। तो ये सब देख के ही हमको फिर वो अयोध्या में भी लगा दिया। हमने कहा जो भी आपकी गोद में आके गिरता है, कोई इवेंट, परिस्थिति या प्रोजेक्ट, उसकी क्षमता आपके भीतर है, इतना हमें जानना पड़ेगा। तो हम जो भी काम हम उठाते हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं, वो शक्ति हम मुझ में है, ऐसा करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और होता भी ऐसा ही है, प्रकृति तुम्हें वही चैलेंजेस देंगे जो आप संभाल पाओगे। तो बड़े बड़े चैलेंजेस तो आते ही हैं और बड़े बड़े काम के लिए, और वो अपने आप निपट भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। मैं अभी आपकी जो मैं बात सुन रहा हूँ, मुझे याद है कि मैंने आपका कहीं प्रोग्राम देखा था और उसके अंदर वही बातें थी। मैं साउथ में बहुत फिल्म्स कर रहा हूँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अमराती, चाइनीज, सब भाषाओं में फिल्म की। तो मैं कई बार भाषा जब आती नहीं है आपको, आप एक्टिंग करने जाते हैं, कैमरा फेस करते हैं, तो आपको पता नहीं था कि आप कैसे करते। तो मुझे याद है मैंने आपके एक प्रोग्राम में यही चीज देखा था कि आप अगर चाहें तो कोई भी डिफिकल्टीज है उसको लांग कर आप वो अचीव कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वो जो भाषाएं मुझे आती नहीं थी, जो जिन देशों में, जिन शहरों में मैंने काम नहीं किया था, वो आसान लगने लगी और आज वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। और करीबन इतनी फिल्म्स कर ली और मुझे फर्क ही नहीं लगता कि मैं हिंदी भाषा में फिल्म कर रहा हूँ या कन्नड़ा में कर रहा हूँ या तमिल में कर रहा हूँ, तेलुगु में कर रहा हूँ। सो आई थिंक दैट्स अ बेस्ट thing that I could learn from you उस process के अंदर। So thank you so much गुरुदेव जी। एक बड़ा सर, मैं मेरे हमेशा एक जहन में एक चीज आती रहती है, क्योंकि मैं डाइट की बात करते हैं, लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि आप सोनू फिटनेस के अंदर हो, डाइट क्या होनी चाहिए की। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट दैट सेड कि यू आर मेड अप ऑफ व्हाट यू ईट, कि आप क्या खाते हैं वही आप है। आप आपकी सोच वैसे बन जाती है, आप का जो अप्रोच होता है काम की तरफ वो वैसा बन जाता है। और आप वैसे ही चीजों को टैकल और हैंडल करना शुरू करते हो। कितना इंपॉर्टेंट है सर ये चीज, कितनी हमारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग खाते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली हम हमारे जो वे ऑफ लाइफ है उसको कितना बदलता है। हाँ, भोजन का असर तो पड़ता ही है। मैं तो शाकाहारी भोजन रेकमेंड करूँगा, उसमें भी न्यूट्रिशियस भोजन। या हम क्या करते हैं, बहुत कार्ब्स, माने इतने सारे कार्ब्स खा लेते हैं, न्यूट्रिशन सेंस ही नहीं होता हमारे लोगों में। भारत में ख़ास तौर से इतना सारा तला हुआ और बहुत मीठा और जो है ना ऑयली या इतना अधिक स्पाइसी, ये सब खाते हैं, फिर
कहीं ना कहीं जाके हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स चटपटा वगैरह बड़ा टेस्टी तो लगता है, लेना वो सब लेना चाहिए, मैं किसी को परहेज नहीं कहता हूँ, मगर न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। हर एक आदमी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, अमीनो एसिड, इन सब के बारे में थोड़ा सा एजुकेशन हम लोगों को बहुत आवश्यक है। तो न्यूट्रिशन सेंस बहुत आवश्यक है, और मैं तो ये कहूँगा कि वेजिटेरियन डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। गुरुदेव जी, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। मैंने आई एम नॉन स्मोकर, मैंने अल्कोहल कभी आज तक टेस्ट भी नहीं किया लाइफ के अंदर। एंड शायद मैं कहूँगा हमेशा एक ब्लिस की तरह थी मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं नहीं। और मैंने बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन भी बनाया। मैं उनको हमेशा, मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है अभिषेक राव, वो इनफैक्ट बैंगलोर से ही हैं। और मैंने तीनों टाइम वो नॉनवेज खाता, सो ब्रेकफास्ट में भी उसको नॉनवेज खाना होता था। तो मैंने उसको बोला कि मैं तुमसे मेरी तुम शूटिंग में हम लोग जा रहे थे कहीं पे, मैंने बोला कि तेरे को एक चीज का वादा करना है कि तू एक हफ्ता वेजिटेरियन रहेगा, कुछ नॉन वेज नहीं खाएगा, और फिर अगर एक हफ्ते बाद तुझे कोई फर्क नहीं लगेगा तो फिर आप नॉन वेज जितना खाना खाइए। गुरुदेव जी, उन्होंने एक हफ्ता नॉन वेज नहीं खाया, और उसके बाद उसने नॉन वेज कभी नहीं खाया। उसको लगा कि जो उसकी जो सोच थी वो बदल गई, जो अगर कोई तकलीफ आती थी उसको हैंडल करने का उसका तरीका बदल गया, सोच बदल गई। और उसने बड़े अपने फैमिली वालों को भी वेजिटेरियन बनाया। उसकी मदर फिश बड़ी अच्छी बनाती थी, तो बोलती कि यार मेरा बेटे के लिए मैं फिश ही तो बनाती थी, अभी तो आता है वो भी नहीं मैं बना सकती, तो मैं प्यार कैसे दिखाऊं। तो पर वो पेरेंट्स ने भी रियलाइज किया कि उसके लिए जो पेरेंट्स का अप्रोच था या बातचीत करता था, जो समय बिताता था, वो भी बदला। तो मैं हमेशा सबको बड़ा रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश जरूर करें। और आज आपने वो ऑथेंटिसिटी का स्टैम्प भी लगा दिया कि जो हम कर रहे हैं, जो हम लोग खा रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके कारण में भी हमारा अप्रोच टू लाइफ जो है वो डिफरेंट है। गुरुदेव जी, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज सी नाउ वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में आज वेजिटेरियनिज्म इतना जोर से फैला है, सब उसको पसंद कर रहे हैं। अब वेजिटेरियंस को बहुत तरह के लाभ हैं, उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक फ़ायदा भी होता है वेजिटेरियन डाइट खाने से। नहीं सर, इतना अच्छा मेरे को तो मुझे लगता है कि मैं इतनी देर के बाद आपको क्यों मिला, तो मैं भी शायद मैं और अच्छा काम कर पाता इन इन दिनों के अंदर। और भी शायद कुछ दिमाग की और कुछ खिड़कियां, कुछ अप्रोच करने के जरिए कुछ और तरीके भी खुलते। पर एक बड़ा मैं इम्पोर्टेंट सवाल था गुरुदेव जी कि मैं जब बाहर से आया तो मैं एक आजकल बड़ा सवाल लोगों के माइंड में होता है, आउटसाइडर है, इनसाइडर है, ये इंडस्ट्री का है, उसका बच्चा है। हर एक इंसान अपनी कहीं ना कहीं ईगो लेकर जरूर बैठा हुआ है, चाहे वो बड़े स्टार्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उनकी एक ईगोस है कि भैया आप हाँ उनके बारे में अच्छा बोले, यार क्या आपकी फिल्म थी, बड़ी अच्छी बिजनेस किया, चाहे वो अच्छी फिल्म नहीं थी लेकिन वो सुनना वो चाहते हैं। अगर आप एक स्टार के साथ हैं या एक बड़े डायरेक्टर के साथ, आप ये इंपॉर्टेंट है कि आप उनको वो रियलिटी चेक कराते रहें कि भैया मैं वैसा नहीं हूँ। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं बोलूंगा कि आपकी एवरेज फिल्म को बोलूंगा बड़ा कमाल है, तो मैं नहीं बोलने वाला। तो डू यू थिंक कि वो मेंटेन रखना चाहिए उनको, एक ना एक दिन ये रियलाइज हुआ कि ये इंसान सच्चा है, ये वो नहीं है जो हमेशा आपकी ईगो को बूस्ट करने के लिए लगा रहेगा या हमेशा आपको खुश करने में लगा रहेगा। तो सोनू, एक बात मैं कहूँगा कि पहले से तय मत करना, मैं इससे ऐसे बोलूँगा, ऐसा बिहेव करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, नहीं। ये सब एक किनारे रख दें, आप स्पॉन्टेनिटी को रखो अपने जीवन में। तो उस वक्त आपको जो होता है वैसे सहज रहो। 2-3 बार गलत होगा, मगर 8-10 बार सही होगा, मगर आप बोझिल नहीं महसूस करोगे, आप हल्कापन महसूस करोगे, अपने भीतर एक क्लैरिटी आएगी। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ, क्लैरिटी इन माइंड, प्यूरिटी इन हार्ट एंड सिंसियरिटी इन एक्शन, वो आपकी वाइब्रेशन से निकलेगा। आप अब सोनू सूद कहीं चलेंगे तो आप सोनू का वाइब्रेशन से ही लोग आपसे कनेक्ट होने लगेंगे। तब देखना आपका काम इतना आसानी से होने लगेगा और आपसे लोग जुड़ने लगेंगे। Even if some mistake happens, people will not mind it, they will know, they will understand, because you are conveying more through your vibrations,
not so much through your words. Someone may say, "Oh, I like you so much, Sood, I love you so much," but you can feel their vibration if they are not genuine, right? If they are saying something just to please you, you can feel from your side that this man is only trying to fool me. So, our words are not at all important, it's secondary. I wouldn't say it's not totally unimportant, it is secondary, but primarily our attitude and our vibrations. If our vibrations are pure and positive, you will see the same positivity will reflect back to us. This is what I have seen not just with me but millions of people around the world. एंड वो पॉजिटिव करने के लिए तो क्रिया करे, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ये सब करने से क्या जितने भी नेगेटिविटी हो वो सब वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है. हाँ, बहुत अच्छा. बट एनीवे यू आर वेरी पॉजिटिव एंड यू आर डूइंग सो मच सेवा एंड यू हैव अ वेरी प्योर हार्ट एंड लेट मी कंग्रेचुलेट यू फॉर डूइंग वंडरफुल वर्क. आप ऐसे करते जाओ, फिल्म में भी सक्सेस हो, ये भी हो, और आगे पॉलिटिक्स में भी जाके हो सकता है आप उधर भी करोगे कुछ, ऐसा लगता है, तो उसमें भी चांसेस है, आपको रुचि है. मुझे पता नहीं सर, ये बड़े लोगों ने पूछा कि तेरे जैसे लोग होने चाहिए पॉलिटिक्स में, क्यों नहीं सोचता. मैंने बोला सर कि मैं एक बिजनेस फैमिली से था, फादर की. इंजीनियर बन गया, कभी सोचा नहीं था. इंजीनियर से एक्टर बन गया, कभी सोचा नहीं था. और अभी आज इन लोगों को मदद कर पाया. मैं जब पता नहीं क्या जिंदगी में लिखा हुआ है, पर मुझे लगता है कि शायद मैं अगर पॉलिटिक्स में होता तो शायद इतने लोगों को नहीं भेज पाता. बड़े प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते, पार्टी से पूछना पड़ता, कर सकता नहीं. शायद अकेला था, रास्ते में चलता गया और रास्ते खुलते गए आपके आशीर्वाद से, और आगे भी ऐसे खुलते रहेंगे गुरुदेव जी. हाँ, होता रहेगा. वो सब निश्चित है, वो सब प्लान. ठीक है. जैसे डायरेक्टर सोनू, एक डायरेक्टर पहले स्टोरी सब पूरा लिख देते हैं, वो सब रोल्स निश्चित होता है, फिर सिर्फ एक्टर्स को बोलता है अच्छा ये तुम्हारा रोल है, तुम अपना प्ले करो. तो डायरेक्टर दिखते नहीं है ना, ऐसा ही है. तो डायरेक्टर के साथ जुड़े रहने से जीवन का नाटक भी बढ़िया सा चलता रहेगा. बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच गुरुदेव जी. I mean it's a very very special day of my life and I'll always remember this forever. and मैं कोशिश जरूर करूंगा कि जो आपसे मैंने आज चीजें सीखी हैं वो मैं उसका कुछ हिस्सा तो कम से कम आगे अपने जनरेशन को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को दे पाऊं, ताकि मुझे sometimes you run out of words to express what you feel, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक वो कनेक्शन जुड़ा है, वो connection that's going to give me energy to survive rest of my life.